मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश जारी है, जिसके जरिए मध्य प्रदेश को उद्योग धंधों के क्षेत्र में देश में टॉप पर लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित कर रखा है। मुख्यमंत्री खुद देश भर में इंटरैक्टिव सेशन कर निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में संसाधन और अवसरों के अनुरूप उद्योग स्थापित हो, विकास की समानता दिखे, इसलिए क्षेत्र स्तर पर निवेशक सम्मेलन यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5वां कॉन्क्लेव विंध्य की राजनीतिक राजधानी रीवा में हुआ, जहां देश की नामी गिरामी कंपनियों ने निवेश के करार किए। रीवा के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। इनसे 14,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डालमिया, अडानी, बिरला, बालाजी ग्रुप, बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप विंध्य में बड़ा निवेश करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विंध्य क्षेत्र को एक साथ कई सौगातें भी दी है। रीवा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। सिंगरौली और कटनी में कंटेनर डिपो बनेंगे। एक्सपोर्ट सुविधा के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, मैयर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा। रीवा और सतना में मौजूदा एरिया के अलावा नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में बैठन में 84 लाख रुपए की जलापूर्ति योजना मंजूर। हेल्थ, टूरिज्म और पर्यटन निवेश में अलग से भी प्रावधान करेंगे। सीधी का संजय गांधी नेशनल पार्क भी होगा इंटरनेशनल। निवेशकों के बीच बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य तमाम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। उद्योगों के अनुकूल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आने वाले समय में ये अंचल प्रदेश के सबसे विकसित अंचलों में होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी कोशिश है कि अगले 4 सालों में मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित प्रदेश बने। उनकी ये कोशिशें इसी लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में बढ़ रही है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी व्यक्ति समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेगी। हमारी औद्योगिक निवेश की इकाई का एक नया ताकत का रूप बन के निकलेगी, बल्कि विंध्य के क्षेत्र को अपनी एक नई पहचान बनाएगी। ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का क्रम जो हमने पहले से डिसाइड किया, आज 5वें नंबर का था और इसकी खास बात यही रही है कि पहली बार होने वाली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी जिस ढंग से रिस्पांस आया है। मुख्यमंत्री औद्योगिक निवेश से विकास का वादा कर रहे हैं तो विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है। वो इसे नाकामियों से मुंह छिपाने की कोशिश और महज इवेंटबाजी बता रहा है। कांग्रेस का सवाल ये भी है कि निवेशक सम्मेलन तो शिवराज सरकार में भी हुए, लेकिन इनमें धरातल पर कितने उतरे। सरकार इन्वेस्टर के नाम पे इवेंट कर रही है और मोहन यादव जी को अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के हम बात करते रहे, भाषण देते रहे, अपनी छवि चमकेगी। इन्वेस्टर मीट का कितना असर शिवराज जी की इतनी इन्वेस्टर मीट का हुआ, इसका अगर कोई मापदंड है तो रोजगार है। मध्य प्रदेश 50% बेरोजगार क्यों है? यहाँ के बेटों को नौकरी क्यों नहीं है? यहाँ के व्यापार क्यों नहीं है? यहाँ के व्यवसाय क्यों नहीं है? तो ये सवाल है। इवेंट करना है, विज्ञापन देना है, हेडलाइन बनाना है, मध्य प्रदेश को कर्जदार बनाना है तो इवेंट करो, और अगर ईमानदारी से सेवा करना है तो ईमानदारी से मध्य प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखो। खैर, कांग्रेस डॉक्टर मोहन सरकार के निवेशक सम्मेलनों पर भले ही सवाल उठाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि औद्योगिकीकरण के बिना कोई भी देश या राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश अगर आज भी दूसरे कई राज्यों से पीछे है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि तमाम संसाधनों के बाद भी यहाँ औद्योगिक विकास की रफ्तार धीमी रही। इसकी एक वजह ये भी रही कि 2 दशक पहले तक यहाँ सड़क, बिजली, पानी, रेल और एयर कनेक्टिविटी बाकी राज्यों की तरह नहीं थी। अब देखना यह है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार के ये प्रयास कितना रंग लाते हैं और रीवा का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव औद्योगिक विंध्यांचल की दिशा में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। औद्योगिक विंध्यांचल की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए आज 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
रीवा में हुआ, जिसके सफल होने का दावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। इस कॉन्क्लेव के जरिए 31,000 करोड़ के निवेश यहां पर हुए हैं। डालमिया, बिरला, अडानी, बालाजी ग्रुप, पतंजलि ग्रुप रीवा में निवेश करने जा रहे हैं, उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं और इसको सफल कॉन्क्लेव बताया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। विंध्याचल में विकास की रफ्तार बढ़ने पर सियासी तकरार शुरू हो गई है सरकार के भी, लेकिन अपने दावे हैं कि ये कॉन्क्लेव या इस तरह के कॉन्क्लेव औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे या निवेश के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश को टॉप में लाना है देश में। ये सरकार के प्रयास है तो विपक्ष इसे सिर्फ इवेंटबाजी बता रहा है या फिर मूल मुद्दों से छिपने की एक कवायद। चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। मध्य प्रदेश को कितना आगे बढ़ाएगा डॉक्टर मोहन यादव का मिशन निवेश। रीवा के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से विंध्याचल को कितना फायदा। भरपूर संसाधन के बाद भी औद्योगिक प्रगति में क्यों पीछे रह गया मध्य प्रदेश। कांग्रेस को क्यों महज इवेंट लग रहा है डॉक्टर मोहन सरकार के निवेशक सम्मेलन। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट है शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। केदार जी, आप ही से शुरुआत करना चाहोगी। औद्योगिक विंध्याचल बनाने की दिशा में या विंध्य को विकास की रफ्तार मिली है, ये माना जा रहा है। 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ रीवा में और सरकार का दावा है कि ये सफल रहा है। 31,000 करोड़ के करार यहां पर हुए हैं। विंध्याचल के लिए एक बड़ी सौगात इसे मानी जा रही है। केदार जी, देखिए, सरकार के आज तक कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह का जो बातचीत है वो कभी फेल होता है क्या? सरकार की तरफ से तो पास है। सरकार की तरफ से पास होना और जनता के बीच में पास होना, जनता के लिए लाभकारी होना एक अलग विषय हो गया है। अभी ये अच्छा है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, उसके रिजल्ट देखेंगे हम लोग कितने अच्छे आते हैं। देखिए, अभी जो नाबार्ड का रिपोर्ट आया है जो 2-3 दिन से काफी चर्चा में है कि पिछले 3-4 सालों में एग्रीकल्चर के ऊपर एम्प्लॉयमेंट की डिपेंडेंसी बढ़ी है। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर है, जहां आप 1 रुपया लगाओगे तो 1.5 रुपया 2 रुपया मिलेगा, गारंटेड और स्ट्रीम्ड है। आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग तरह के लोगों को बुला रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, मंच लगा रहे हो, माइक लगा रहे हो, हेलीकॉप्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तमाम तरह के रेड कार्पेट बिछा रहे हो। दूसरी तरफ आपका जो मूल इन्वेस्टर है, जो रूरल में फार्मर है, जो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी अपना जीडीपी में 50% का, अब तो योगदान मोटा मोटा मान ले, 50% का स्टेट का जीडीपी में योगदान देने वाला आदमी आज लाइन में लगा है, लट खा रहा है। आपके चैनलों पर आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो मैं तो कांग्रेस का हूं, इसलिए आप कई प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आप ही के चैनल दिखा रहे हैं जो मध्य प्रदेश की जीडीपी में 50% का योगदान दे रहा है, वो लट खा रहा है। उसके ऊपर ध्यान आपको देना चाहिए अगर वास्तविकता में। आज देखिए, अगर अभी फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं भाई? इन्वेस्टमेंट के पीछे की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, हमारे लोगों के पास 2 रुपया आए, काम धंधा मिले, तमाम तरह की चीजें। आज एग्रीकल्चर में 30% का प्रोडक्शन डाउन हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कह रहे हैं। अगर टाइमली फर्टिलाइजर नहीं मिला, जो उसकी मात्रा है, प्रॉपर मात्रा, वो नहीं मिली और गुणवत्ता वाला स्टैंडर्ड डीएपी और स्टैंडर्ड एनपीके नहीं मिला, तो 30% का प्रोडक्शन डाउन जाएगा, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं लोग। तो 30% तो हम लोग उनको बुला रहे हैं, क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, कागज का अलग है, उनका टैक्सेशन का अलग है। जो हमारा मेन कोर हमारा इकोनॉमी है, आज उसके ऊपर संकट आ गया और वो सरकार की गलत नीतियों से है। देखिए, इनकी जो रिपोर्ट्स गई है, जो इम्पोर्ट करना था, तो अच्छा खासा काम मध्य प्रदेश कर रहा है। हाल ही में सोया स्टेट का दर्जा मिला, 5 अवार्ड मिले कृषि के क्षेत्र में। तो कैसे आप कह रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा देना या उसमें भी विकास करना प्रदेश को जरूरी है ना? देखिए, सवाल यह है कि पिछले 10 साल में 6.5% की एग्रीकल्चर की ग्रोथ आई है। इससे ज्यादा ग्रोथ अभी एग्रीकल्चर की पिछले सालों में नहीं आई। अभी प्राइस डाउन है। आज सोयाबीन का नंबर 1 आ गया, अच्छी बात है,
हम लोग नंबर 2 क्यों हुए थे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब हम शुरू से ही सन 80 के दशक से ही नंबर 1 है, तो नंबर 2 क्यों हुए थे, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अभी हम लोग आ गए हैं 56 लाख मेट्रिक टन करीब का हमारा प्रोडक्शन का एज्यूम किया है। पर दूसरी तरफ आज ही देखिए कि धार में किसानों ने अपने खेत में आग लगाई है, काफी चर्चा का विषय है। उसके पहले सोयाबीन के किसानों ने अपने खेत में कल्टीवेटर चला दिया। पूरे मालवा निमाड़ में आप किसी भी मंडी का डेटा उठा के देख लीजिए, वहां जो भी किसान आ रहा है वो ये कह रहा है कि 2 कुंटल 3 कुंटल का प्रोडक्शन हुआ। अभी तक बारिश हो रही है, उन किसानों का जो लॉस हुआ है उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा से उसका सर्वे होना चाहिए था, अभी कहीं भी सर्वे नहीं हुआ है। उसके बाद में जो आरबीसी 64, ऐसा नहीं है, नियम में है, आरबीसी 64 में अभी तक एक सीएम का स्टेटमेंट बता दीजिए आप कि उन्होंने ये कहा हो। जवाब ले लेते हैं शिवम जी से। केदार जी का ये कहना है कि अब औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें हम एस्टेब्लिश है, जहाँ स्थापित है कृषि के क्षेत्र में, जहां हम अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसान परेशान है, काम नहीं हो रहा है, या किसानों की सरकार नहीं सुन रही है। देखिए प्रीशिता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि केदार सिरोही जी बहस कहीं पे भी शुरू करे उसको किसानों की दिशा में मोल्ड कर देते हैं। सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, उनके लिए फसल बीमा योजना लागू करने की बात हो, जो सोयाबीन पर एमएसपी है, मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार के प्रयासों से पहली बार देश के या प्रदेश के इतिहास में किसानों को एमएसपी मिलने जा रही है सोयाबीन पे। जिस प्रकार की चीजें करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए संवेदनशीलता के साथ करती है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी का आवश्यक नहीं है कि हम सभी का कहीं ना कहीं किसानी के क्षेत्र में ही अपनी पूरी वर्कफोर्स को हम इंगेज कर सके। हमें आवश्यक है कि हम उद्योगों की ओर भी देखें, अन्य व्यवसाय की ओर भी देखें और मध्य प्रदेश का एक समग्र विकास हो पाए, इस दृष्टिकोण के साथ प्रदेश की सरकार काम करे। मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, शिवराज जी, उमा जी और बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में, तो हमें एक बहुत खस्ता हाल मध्य प्रदेश मिला था। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक विकास दर की अगर हम बात करें तो निगेटिव में हुआ करती थी, -6.64% मध्य प्रदेश की माइनस में औद्योगिक विकास दर थी। तो उन तमाम चीजों को हम पटरी पर लेकर के आए और मध्य प्रदेश को एक कम से कम विकास कर पाने वाले अथवा संभावनाएं ढूंढने वाले राज्य की श्रेणी में हमने ला करके स्थापित किया। अब चूंकि मोहन यादव जी आए हैं मध्य प्रदेश में, विगत 20 वर्षों में हमने एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था जिसके आधार पर भविष्य में मध्य प्रदेश में औद्योगिक संरचनाओं की नींव डाली जा सकती है। तो सरकार ने बहुत ही तीव्रता और तेज गति के साथ मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया और इसमें एक नई चीज क्या जोड़ी कि विभिन्न भौगोलिक अंचलों की मध्य प्रदेश की अपनी जो अस्मिता है, विंध्य क्षेत्र में अपने तरीके के मिनरल्स है, वहां पे अलग तरीके के उद्योगों की संभावना है, ग्वालियर चंबल में अलग तरीकों के उद्योगों की संभावना है। इसी प्रकार से महाकौशल, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़, हर अंचल की अस्मिता को समझते हुए उन्होंने स्थानीय स्तर पर इन्वेस्टर मीट करने का प्रयास किया। आज जो रीवा की इन्वेस्टर मीट रही मध्य प्रदेश के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व है। यह क्षेत्र जो कहीं ना कहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल के 12 वर्ष यहाँ व्यतीत किए और इसके अलावा भी अन्य कई औद्योगिक और मिनरल्स के दृष्टिकोण से भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर कई सारे जो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। तो ये अपने आप में एक सफल मीट हम इसको बोल सकते हैं। आज तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मध्य प्रदेश की सरकार को प्राप्त हुए हैं। कई सारे अंत विभागों के बीच में एमओयू साइन किए गए। कई सारी बड़ी कंपनियां, चाहे वो पतंजलि ग्रुप की बात हो, डालमिया ग्रुप की बात हो, गोयनका ग्रुप की बात हो, अडानी का एक सिक्योरिटी में बड़ा प्लांट लगाने की बात हो, या फिर शासन की ओर से ही उद्योगों को कहीं ना कहीं गति प्रदान करने के उद्देश्य से जो योजनाएं लागू की गई, तो यह तमाम चीजें पूरी तरीके से मध्य प्रदेश और विशेष तौर पर विंध्य की दिशा बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्थापित हुई। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, सागर, जबलपुर, उज्जैन और इस प्रकार से इन्वेस्टर मीट तो की, लेकिन इसके साथ ही साथ कोयम्बटूर माननीय मुख्यमंत्री गए, बेंगलोर गए, कोलकाता गए, मुंबई गए और वहां से भी वह निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित कर पाने में सफल रहे और हमने देखा कि इसके परिणाम स्वरूप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आकर्षित हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट आएगा
तो कम से कम 10-20 लाख लोगों को रोजगार और उसमें इंगेज करने की भी एक पूरी मध्य प्रदेश की सरकार व्यवस्था को लागू करेगी। इसके साथ ही साथ आज ही सुबह की अगर आपने मुख्यमंत्री जी की बाइट देखी हो, माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि हम लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, सरकारी नियुक्तियां करेंगे, नए पदों का भी सृजन होगा। तो मध्य प्रदेश की सरकार चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है। किसानों का हित हो, उद्योगों का हित हो, मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में यह सरकार पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ काम कर रही है और परिणाम गौरव जी की प्रतिक्रिया लेते। गौरव जी, इन करार से या इस कॉन्क्लेव से कितना विकास करेगा विंध्याचल, क्योंकि संसाधनों से भरपूर है वो क्षेत्र? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए इंडस्ट्रियल समिट और कॉन्क्लेव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसका लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन जब हम पिछले इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स को देखते हैं, इंडस्ट्रियल समिट्स को देखते हैं, तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो आंकड़े चौंकाने वाले हैं और उस गति के साथ नहीं है। उसका 10% भी मध्य प्रदेश में वो औद्योगिक विकास नहीं हो पाया जितना पिछले 17-18 सालों में इंडस्ट्रियल समिट्स हुई हैं, सेमिनार हुए हैं। और हर बार अडानी, अंबानी, डालमिया, बिरलास, रामदेव बाबा, इन सबके नाम बड़ी बड़ी गर्व के साथ लिए जाते हैं और कि उद्योग लगाए जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने कहां कहां उद्योग लगाए हैं। आप अगर वस्तु स्थिति देखेंगे तो जितना वादा किया था उसका 10%, 5% भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रिसिता जी, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश मिनरल्स में समृद्धशाली है, फूड बास्केट में समृद्धशाली है, फॉरेस्ट में समृद्धशाली है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, पानी है, बिजली है। लेकिन इसके बाद भी उद्योगपति एमओयू साइन करता है, उद्योगपति वादे करता है, लेकिन उद्योगपति मध्य प्रदेश में नहीं आता है। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा बाहर के राज्यों में जाकर के काम करने को मजबूर है। एक उदाहरण बता रहा हूं, अभी कई मध्य प्रदेश के कई विभागों में चपरासी के पद के लिए दिव्यांग जनों के आवेदन बुलवाए गए हैं। आप कल्पना करेंगे, एक जगह पर 67 गुना आवेदन प्राप्त हुए हैं, मात्र 12 पद है और 800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बहुत स्पष्ट चीज दिखाई दे रही है। अगर इंडस्ट्रीज लगी होती तो रोजगार मिल गए होते लोगों को, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। पढ़े लिखे लोगों की जमात बहुत बड़ी बनी हुई है मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी उनके अनुरूप काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी प्राथमिकताएं तय करना चाहिए और तय करने के साथ कैसे रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सके, क्योंकि वो जो हमारी स्किल्ड है वो स्किल्ड पूरी की पूरी बाहर जा रही है। स्किल्ड भी जा रहा है और नॉन स्किल्ड भी जा रहा है। खेतीहर मजदूर है, ग्रामीण मजदूर है, आदिवासी मजदूर है, वो सब पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर काम करने को मजबूर है, मुंबई जाकर काम करने को मजबूर है। ऐसे ही स्थिति हमारे पढ़े लिखों की है, वो मेट्रो सिटी में जाकर के काम कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में काम ही नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो काम करने जाएगा ना। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब शिवम जी से कि यही बड़ा सवाल है कि भरपूर संसाधन है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद भी अभी तक औद्योगिक दृष्टि से या उस क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया मध्य प्रदेश, क्यों? और अगर अब तक माकूल माहौल उद्योगपतियों को हम नहीं दे पा रहे थे, तो इसके पहले जो कॉन्क्लेव हुए या जो समिट हुए पिछली सरकारों में, उनका क्या हिसाब किताब निकला या जमीनी स्तर पर वो कितना उतर पाए? देखिए प्रशीता जी, पहले सरकार का प्रश्न था 2 महत्वपूर्ण जो हमारे प्रदेश के शहर हैं, भोपाल और इंदौर। अधिकतर जितने भी इन्वेस्टर्स मीट वगैरह हुए इन 2 शहरों को केंद्र में रखकर हुए और मध्य प्रदेश की सरकार ने ही पीतमपुर में एक बड़ा कॉर्पोरेट और पूरा इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया और भोपाल के पास मंडीदीप में हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से उद्योगों को एक पूरा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया गया। उसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कितनी सड़कें थी? 5000 किलोमीटर की सड़कों पे मध्य प्रदेश हमको मिला था। 5 लाख किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हमने किया। 73,000 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश की टोटल जीएसडीपी का साइज हुआ करता था। लगभग 14.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मध्य प्रदेश की जीएसडीपी हमने
हमने बना करके दी। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की बात हो, जो कांग्रेस के शासनकाल में लगभग मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 14,000 रुपए हुआ करती थी, आज लगभग 1.5 लाख रुपए है। यह तमाम चीजें करने में सरकार को एक वक्त लगा और किसी भी औद्योगिक जो पूरा निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। तो विगत 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर 1-2 दिन में नहीं बनाया जा सकता, इसको वर्षों लगते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने वो विश्वसनीयता को हासिल किया है। और प्राथमिक वर्षों में मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि के क्षेत्र पर भी बहुत प्रयास किया, किसानों को सब्सिडी देने की बात हो, कृषि यंत्रों की बात हो, कृषि यंत्रों के कई संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने की बात हो, मध्य प्रदेश में जो किसानों की एक पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको समझने के उद्देश्य के साथ हमने कई जगह पर इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए। तो तमाम चीजें मध्य प्रदेश की सरकार की सफलता की ओर इंगित करती थी। इसके अतिरिक्त जिस राज्य में औद्योगिक विकास दर ही निगेटिव में रही हो, -64%, मैंने आपको पहले ही बताया, वह राज्य अगर आज 26-27% के आसपास खड़ा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टक्कर दे रहा है, यह मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धि है। आने वाले वक्त में अब हमारे सब प्रयासों में तेजी आ रही है। देखने को मिल रहा है कि जमीनी स्तर पर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी प्रदेश की सरकार प्रयासरत है, तो इसके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। केदार जी, इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता, ठीक है केदार जी, इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि बीमारू राज्य से विकास की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश हम सभी ने देखा है। सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं भी है और मूलभूत समस्याएं भी, बहुत बेसिक से जिनको लेकर, जिसके अलावा या इनके अलावा विकास हम देख ही नहीं सकते या विकास हो पाएगा, और मध्य प्रदेश में वो चीजें सुधरी हैं। बीमारू राज्य शायद आप कब से मानती है? बीमारू राज्य तो सन 80 में जब वो बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी का इनका बना के बीमारू एक शब्द आया था। उस बीमारू के कई पैटर्न थे, 1980 की बात है ना। उस 80 के बाद में कई लोग आए और कई पैरामीटर्स पे काम हुआ। मध्य प्रदेश बीमारू नहीं है, मध्य प्रदेश से दूसरी स्थितियां खराब और भी राज्यों की हैं, पर वहां पर सत्ताएं पलटती रही, वहां कांग्रेस नहीं थी, इसलिए उसको बीमारू नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द डाल रखा है मीडिया को, राम जनता को। इस पे किसी दिन अच्छी डिबेट होनी चाहिए, शायद वरिष्ठ पत्रकार है वो बताएंगे। आप बताइए, उस समय का जो दौर था, उस समय डीजल पेट्रोल के भाव जो 8-10 रुपए हुआ करते थे, मेहनताना बहुत छोटा हुआ करता था, उस समय लोगों की नौकरी बहुत छोटी हुआ करती थी, बहुत कम पैसे में बड़ी लाइफ हो जाती थी। सोने का भाव भी शायद 2-3 हजार 4 हजार कितना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो रहा था। चांदी का भी भाव बहुत कम था। उस समय पर जो चीजें थी वो बहुत सस्ती थी। उस समय का जीडीपी पूरे विश्व का, वो उस समय देखिए वो अलग कैलकुलेशन रहे हैं। अभी के कैलकुलेशन पूरे सिनेरियो चेंज है। जो इस 20 साल में जो मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट करना चाहिए था वो हो नहीं पाया। अब आप बताइए, डेवलपमेंट होता, पारदर्शिता होती, तो जो इन्वेस्टर है ना वो तो ढूंढता है, कॉम्पिटेटिव मार्केट ढूंढता है। जो भी 2 रुपया लगाना चाहता है वो कॉम्पिटेटिव मार्केट ढूंढना चाहता है। मध्य प्रदेश उनके लिए कॉम्पिटेटिव मार्केट क्यों नहीं बन पाया, जबकि ये जियोग्राफिकली सेंटर में है। भारत का दिल है ये। ट्रांसपोर्टेशन, बाकी जो रिसोर्सेस हमारे यहाँ, मैन पावर, तमाम चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध है जो उनको चाहिए, वो सारी चीजें। फिर भी उसके बाद में हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे। इसका मतलब ये, सरकार देखिए अभी जब तक उनको हम लोग रियायत नहीं देंगे, जब तक उसमें हम लोग सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी, उसके पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आना। देखिए बहुत अच्छा होटल में खाना खिला देना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, एक अच्छा इवेंट कर लेना, वो अट्रैक्ट नहीं करता। वो तो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, उनके यहाँ तो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर है, वो तो आज देखते हैं कि रिटर्न कितना आएगा। तो जो मूल बातें हैं उन चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए अभी भी सरकार ने। बाकी तो ये रोड डिबेट हो जाएगी, आएंगे, कई का झूठे आंकड़े बोल जाएगा, कई का सच्चा आंकड़ा बोल जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, चह पह करके समय अपना कंप्लीट कर जाएंगे, परंतु इससे वो जो स्थिति है वो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन सरकार की ये निवेश नीति तो ठीक है ना कि हर एक क्षेत्र में उसकी विशेषता के अनुरूप उसका विकास होना, या रीजनल स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना, या वहां उद्योगपतियों को न्योता देना, निमंत्रण देना, और उसी क्षेत्र में जहां वो संसाधन मिल रहे हैं वहीं पर उद्योग स्थापित करना, ये तो अच्छी नीति है सरकार की। देखिए वो हम तो डिसेंट्रलाइज का तो सपोर्ट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है ना मैम, जो भी इन्वेस्टर आता है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरे इलाकों में जहां उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना, वो वहीं पर फैक्ट्री लगाएगा। अगर कोई को मक्का की लगाना है तो वो छिंदवाड़ा जाएगा, बैतूल जाएगा, वो इधर नीमच में नहीं आएगा, उसको नीमच में मक्का ही नहीं मिलेगी। मटर को अगर किसी को प्रोसेसिंग करना है तो वो यहाँ आएगा। अब किसी को सीमेंट बनानी है तो वो हमारे हरदा में आके थोड़ी लगाएगा फैक्ट्री,
वो तो युवा में लगाएगा। अब कोयला के लिए वो अलीराजपुर थोड़ी जाएगा, अलीराजपुर में तो लकड़ी के लिए जाएगा, महुआ के लिए जाएगा, जो फॉरेस्ट का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए जाएगा। अब गन्ने का लगाना है तो वो खरगोन में जाएगा, उधर नरसिंहपुर गढ़वाड़ा में जाएगा, उधर डबरा साइड जाएगा। अगर धान का करना है उद्योग लगाने के लिए व्यक्तियों की अपनी एक मनोदशा और मंशा होती है, जिसके मुताबिक उद्योगपति अपने पैसे का निवेश करता है। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो और उद्योगपतियों को विश्वास में लिया जा सके, उस दृष्टिकोण के साथ काम हो रहा है। कम से कम विघ्न संतोष का विश्वास में तो शिवम जो पहले भी लिया गया था, पहले भी कई हजार करोड़ के निवेश करार हुए, लेकिन सवाल विपक्ष का यही कि जो पहले जो करार हुए हैं वो जमीनी स्तर पर कितना उतरे। देखिए प्रशिता जी, लगातार औद्योगिक इकाइयां लगती चली गई हैं। चाहे सिंगरौली की हम बात करें, मैंने पहले ही आपको बताया, पीतमपुर में बड़े बड़े आप जाइए देखिए ऑटोमोबाइल्स के कई सारे प्लांट लगे हैं, मेश्योर इत्यादि में कई सारे टेक्सटाइल के प्लांट लगे हैं। तो तमाम चीजें मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अब उसके लिए आवश्यकता है कि कई जो नॉन ट्रेडिशनल अथवा नॉन कन्वेंशनल ठीक है, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया गौरव जी से फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। गौरव जी, ये निवेश नीति सरकार की कितना सफल होती हुई भविष्य में दिखती है, क्योंकि विजन तो पूरा 5 साल का लेकर चल रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कि अगले 4 सालों में मध्य प्रदेश को टॉप में लाना है देश में औद्योगिक क्षेत्र में। प्रशिता जी, अगर 2007 में जो पहली इंडस्ट्रियल समिट हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उसको लेकर के आज तक का अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें तो लगभग 30 लाख करोड़ के एमओयू इन्वेस्टर समिट की बात हो चुकी है। अगर ये ईमानदारी से धरातल पर उतर गए होते तो जो मध्य प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है वो शून्य हो जाता। ये वस्तु स्थिति है। मात्र 10% 12% काम हुआ है। भविष्य बेहतर हो, हम इसकी कामना करते हैं, लेकिन उस दिशा में काम करने के लिए सरकार को उस तरह के प्रयास भी करना होंगे। अधिकारियों के साथ साथ वातावरण को बदलना होगा मध्य प्रदेश के। बिल्कुल, ये श्योरिटी तो सरकार ही दे सकती कि जितने करार हुए हैं वो जमीनी स्तर पर कितना उतरेंगे। ठीक है, तीनों मेहमान को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5वां इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है रीवा में, ये माना जा रहा है विंध्याचल के विकास में एक नई रफ्तार लाएगा, विकास के क्षेत्र में नई रफ्तार लाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में नई रफ्तार इसको मिलेगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि विंध्याचल में जो 31,000 करोड़ के करार हुए हैं वो जमीनी स्तर पर कितना उतरेंगे। हालांकि इसके साथ और भी कई सौगातें रीवा को आज मिली है और सरकार ये दावा कर रही है कि ये कॉन्क्लेव सफल हुआ है और इसके अच्छे परिणाम विंध्याचल को मिलने वाले हैं। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IGD4 के साथ। नमस्कार।